हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स यानी कि जैसे कि इंडिया का जो लैंड है इसमें कौन कौन से वेरिएशंस हमें दिखते हैं। यहाँ पहाड़ है या आइलैंड्स हैं या फिर प्लेन्स हैं या फिर डिजर्ट्स हैं। तो यही पढ़ेंगे हम इस लेसन में। और मज़े की बात यह है कि जिस तरह से इंडिया में हमें खाने की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, बैठे बैठे चाइनीज़, इटालियन और अपना देसी खाना तो है ही, ठीक उसी तरीके से इंडिया के लैंड में भी हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कि इंडिया आज जहाँ पर भी दिखता है ग्लोब में या वर्ल्ड मैप में, वो यहाँ पे आया कैसे। एज इन जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमें अभी दिखते हैं, जो जहाँ भी दिखते हैं, क्या ये सब यहीं थे या फिर अगर यहाँ नहीं थे तो ये बने कैसे। तो इसी दौरान हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी की, जिसे कहती है प्लेट थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। नाम भारी भरकम है बट है बहुत ही आसान। इसे हम एक कहानी की तरह सुनेंगे। तो आर यू रेडी? और लेट्स गेट स्टार्ट। हम सभी को पता है कि अर्थ जो है इसके 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे अंदर का लेयर होता है वो होता है कोर, जो कि बहुत 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 गर्म होता है। उसके बाहर होता है मैंटल और उसके बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। और ये जो अर्थ क्रस्ट है इसी के ऊपर हम सभी रहते हैं, राइट। तो अब ये अर्थ क्रस्ट जो है ये बेसिकली होता कैसा है। इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत सारे प्लेट्स होते हैं और वो प्लेट्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? आप सभी ने इस तरह के पजल्स देखे होंगे या फिर बचपन में शायद खेला भी होगा। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के पजल पीसेस होते हैं और ऐसे पीसेस एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं और इस तरह से एक सुंदर सा पिक्चर बनाते हैं। ठीक इसी पजल पीसेस की तरह अर्थ क्रस्ट के ऊपर भी प्लेट्स होते हैं और जो प्लेट्स एक दूसरे के साथ इस तरह से फिट हो जाते हैं और इस तरह से वो पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे इसे किसी और चीज़ के साथ रिलेट करना हो तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं बॉइल्ड एग के साथ, एक उबले हुए अंडे के साथ। कैसे? अगर आप एक बॉइल्ड एग को देखें तो उसके बीच में क्या होता है? येलो कलर का यॉक। तो वो होता है हमारा अर्थ का कोर, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसके बाद होता है अंडे का वाइट वाला पार्ट, जो है मैंटल। और सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर होता है छिलका। और वो छिलका क्या है? वो है अर्थ क्रस्ट। तो जब भी हमें बॉइल्ड एग को खाना होता है तो हम क्या करते हैं? छिलके को हटाते हैं। तो छिलके को हटाने से पहले क्या करते हैं? हम जनरली उसे ज़मीन पे या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे हल्का सा स्ट्राइक करते हैं। और ऐसा करते ही क्या होता है? वो जो छिलका है वो पूरा क्रैक हो जाता है, राइट। एंड एग्जैक्टली दैट इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो इसी तरह के अलग अलग पीसेस से बने हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से फिट हैं। और इन पीसेस को हम कहते हैं प्लेट्स। अच्छा, इतना तो समझ आ गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आर केपेबल ऑफ मूविंग। ये प्लेट्स मूव करती हैं। क्या? प्लेट्स मूव कैसे कर सकती हैं? इनफैक्ट ये जो प्लेट्स हैं ये तो अर्थ क्रस्ट पे है, यानी कि हमारे पैरों के नीचे ही कहीं होंगे। हमें तो कुछ पता नहीं चलता। हम सभी को पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, राइट। लेकिन क्या हम फील कर पाते हैं कि अर्थ रोटेट कर रहा है? नहीं। हम सभी को पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है और उसी की वजह से सीजन चेंज होता है। बट क्या हमें पता लगता है कि हम सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं? नहीं। ठीक उसी तरीके से ये जो प्लेट्स हैं, जो बेसिकली हैं अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि हमारे पैरों तले कह सकते हैं एक तरीके से, बट इनकी मूवमेंट हमें फील नहीं होती है। और इसका कारण ये है कि इनकी मूवमेंट बहुत ही स्लो और बहुत ग्रेजुअल होती है। इनफैक्ट अगर मुझे बताना हो तो ये मूवमेंट एक साल में ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स ही मूव कर पाते हैं, कुछ मिलीमीटर्स इन अ ईयर। तो आप सोच के देखो कि इनकी मूवमेंट कितनी ग्रेजुअल होती है और इसी वजह से हम इस मूवमेंट को फील नहीं कर पाते हैं, राइट। ओके, तो अभी तक हम
इस फैक्ट से कन्विंस्ड हैं कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्स जो है ये मूव करती है, और इन प्लेट्स की मूवमेंट से ही आज के डेट पे जो भी कॉन्टिनेंट्स जो जहाँ पे है वो वहाँ पे इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है, राइट? ओके। अब जब हम इन मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुल मिला के 3 तरह से प्लेट्स मूव करते हैं, यानी कि प्लेट मूवमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से हैं ये 3 टाइप्स? पहला टाइप है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्ज करना मतलब जब 2 चीज़ें पास आती हैं तो हम कहते हैं कन्वर्ज। तो यानी कि जब 2 प्लेट्स इस तरह से पास आती हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जब 2 प्लेट्स इस तरह से पास आती हैं, इससे किस तरह की चीज़ें बनती हैं? जैसे माउंटेन्स बनते हैं, आइलैंड्स बनते हैं। जब 2 प्लेट्स पास आती हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो प्लेट्स हैं दे आर नॉट लाइक 2 स्मॉल पजल पीसेस, दे आर लाइक ह्यूज बिग प्लेट्स। तो जब वो 2 प्लेट्स पास आती हैं और टकराती हैं तो जहाँ वो टकराती हैं वहाँ पे बनता है माउंटेन। इनफैक्ट जो हिमालय माउंटेन्स हैं इनका भी फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से हुआ था, वो कहानी भी हम सुनेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मूवमेंट। जो दूसरा टाइप ऑफ मूवमेंट होता है वो होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट मतलब दूर चले जाना, सेपरेट हो जाना। तो जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये जो डाइवर्जेंट वाली मूवमेंट है ये ज़्यादातर समुद्र के नीचे पाई जाती है। इनफैक्ट ऐसा पाया गया है कि जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो विड्थ है वो विथ टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, हर साल देखा जा रहा है कि पैसिफिक ओशन का विड्थ लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ रहा है। और ये जो इंक्रीज है ये किस वजह से है? ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से है। जो तीसरा टाइप का मूवमेंट है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट्स पास आते हैं, एक दूसरे को मीट करते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करना चाहते हैं, एज इन दे मूव पास्ट ईच अदर, इस तरह से। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी बहुत होता है बट उसके बावजूद भी वो इस तरीके से मूव करते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब इस तरह की मूवमेंट होती है तो हम देख रहे हैं कि इसमें फ्रिक्शन बहुत होता है। जब इस तरह से मूव करते हैं फ्रिक्शन बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, और ये किस तरीके से निकलता है? इसका रिजल्ट होता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से माउंटेन्स बन सकते हैं। जो अलग अलग प्लेट्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सब कुछ भी प्लेट मूवमेंट्स की वजह से ही होता है। नानी दादी लोगों से हम काफ़ी कहानियाँ सुनते थे जो अक्सर ही ऐसे शुरू होते थे कि बहुत 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 सालों पहले क्या हुआ था। तो हमारी आज की कहानी में बहुत 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 सालों पहले आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये सारी जो जगहें थी ये एक ही लैंड मास में थे। क्योंकि आज के दिन अगर हम इन सभी जगहों को देखें वर्ल्ड मैप में तो ये सब अलग अलग हैं। एंटार्क्टिका एक अलग कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, इंडिया जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सब अलग है। बट बहुत सालों पहले ये सारे जो है एक ही लैंड मास का पार्ट थे और उस लैंड को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। लेकिन प्लेट्स मूवमेंट की वजह से ये जो पूरा गोंडवाना लैंड था ये स्प्लिट कर गया, और स्प्लिट होके जो इसका नीचे का हिस्सा था वो नीचे ही रह गया और ये बन गया एंटार्क्टिका। और जो ऊपर का हिस्सा था जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह थे वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, मतलब वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिस प्लेट में थे उसे हम कहेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर तो चला गया बट ऊपर ऑलरेडी कोई प्लेट था। ऊपर कौन सा प्लेट था? ऊपर था यूरेशियन प्लेट, जैसे कि यूरोप, एशिया, ये वाली जो जगहें थी वो एक प्लेट में था। तो अब जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर गया तो ऊपर जाके ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? जब 2 प्लेट्स पास आके टकरा जाती हैं तो वहाँ पे बनता क्या है? माउंटेन्स। और इसी तरह से बना हिमालय माउंटेन्स,
राइट तो हम देखते हैं ओवर द इयर्स ग्रेजुअली प्लेट्स के इसी तरह के मूवमेंट्स की वजह से जो भी कॉन्टिनेंट्स हम आज देखते हैं अपने मैप पे, इन सब की पोजीशन बनी। इनफैक्ट ओवर द इयर्स, जैसा कि मैंने बताया, पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम प्लेट में थे, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। इंडिया जो है वो एशिया के प्लेट के नीचे जाके फिक्स हो गया, राइट। तो इस तरह से प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से ओवर द इयर्स सभी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पे चले गए, सबने अपना अपना पोजीशन ले लिया और इसी तरह से बना हमारा इंडिया। लैंड की अगर बात करें तो इंडिया के लैंड में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं जो हमें सब जगह देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जब हम पूरे वर्ल्ड के बीच में देखें तो इंडिया है तो एक छोटा सा कंट्री, बट इसकी वेरिएशंस बहुत मस्त है। यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं, प्लेन्स हैं, डिजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स भी हैं। तो सारी वेरिएशंस हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट इंडिया को हम टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द कंपैरेटिव एलिवेशन ऑफ लैंड ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो हमने अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात की, चाहे माउंटेन्स है, चाहे प्लेन्स है, चाहे प्लेटोज हैं, तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि इनकी एलिवेशन कितनी है, यानी कि कौन कितनी ऊंचाई पे है। तो अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो इनका एवरेज एलिवेशन जो है वो है अराउंड 6000 मीटर्स। और वहीं अगर हम प्लेन्स की बात करें, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, तो इनका जो एलिवेशन है ये रफली 150 मीटर्स है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। तो ये हमारे माउंटेन्स हैं और ये हमारे प्लेन्स हैं, और इनमें इतना एलिवेशन का फ़र्क है। और अब अगर हम प्लेटो की बात करें, यानी कि ये वाला रीजन जो हमारा प्लेटो है, तो प्लेटो जो है वो प्लेन्स और माउंटेन्स के बीच में आता है। प्लेन्स से ऊंचा होता है और माउंटेन्स से नीचे होता है। तो प्लेटो का जो एवरेज एलिवेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 टू 900 मीटर्स के आसपास होता है। तो हम देख रहे हैं ये प्लेन्स से ऊंचा है लेकिन माउंटेन्स से काफ़ी नीचे है। डेजर्ट की अगर बात करें तो ये भी प्लेन्स की तरह ही है, जस्ट दैट कि यहाँ पे सैंड और यहाँ का क्लाइमेट और रेनफॉल वगैरह अलग होता है, बट एलिवेशन वाइज लगभग प्लेन्स के जितना ही है। कोस्टल प्लेन्स ये काफ़ी नीचे होते हैं, यानी कि ये जो अलोंग द कोस्टल एरियाज होते हैं, ये वाले कोस्टल प्लेन्स का जो एलिवेशन होता है ये रफली 5 to 30 मीटर्स होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग लैंड फीचर्स हैं उनकी एलिवेशन डिफ़र करती है, और जैसे जैसे एलिवेशन डिफ़र करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती है, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट अलग हो जाता है। अब हम बात करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। नाम से ही एक अलग गरिमा आती है, नाम से ही लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि ये सच में है। In fact, the Himalayan mountains is one of the loftiest mountains in the world. तो अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेस्ट में कश्मीर से लेकर के एक्सट्रीम ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ये माउंटेन्स पाए जाते हैं। कश्मीर वाले साइड में इनका विड्थ ज़्यादा होता है कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश वाले साइड से, और वहीं अगर हम हाइट की वेरिएशंस देखें तो हाइट के वेरिएशंस अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में ज़्यादा होता है, जहाँ पे कहीं पे नीचा कहीं पे ऊंचा। तो मतलब हाइट की वेरिएशंस जिसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशंस, वो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड ज़्यादा होता है। हिमालयन माउंटेन्स के अंदर 3 रेंजेस होते हैं। जो सबसे ऊपर यानी कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हिमाद्री, यानी कि द ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद जो बीच में पाया जाता है उसे हम कहते हैं हिमाचल, यानी कि लेसर हिमालयाज, और जो सबसे नीचे पाया जाता है उसे हम कहते हैं शिवालिक्स। तो बेसिकली 3 रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयाज। ये नॉर्दर्न मोस्ट है क्योंकि ये बिल्कुल मैंने बताया जो टॉप पे है, जो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पे है, तो वो होता है हिमाद्री। जितने भी प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स हैं वो यहाँ पे लाई करते हैं। मेनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट हियर, मतलब यहीं से, जैसे हम कहते हैं ना कि हिमालय की चोटी से निकली हुई नदी, राइट। तो ये जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहीं पे होता है, क्योंकि ये एकदम ऊंचाई पे होता है,
राइट। तो ये होता है हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद आता है हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज। ठीक है, तो हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। इनफैक्ट इसीलिए मैंने बताया था कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है, और इस एक माउंटेन के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, राइट। तो हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि पीर पंजल रेंज, ये कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट बाउंड्री पे लाई करता है। ये पीर पंजल रेंज कुछ लगभग यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो ये जो है इनफैक्ट ये हिमाचल का लॉन्गेस्ट रेंज है। तो लेसर हिमालयाज का जितने भी बाकी रेंजेस हैं उनमें से सबसे लंबा रेंज जो है वो है पीर पंजल रेंज, जो कश्मीर के बाउंड्री पे आता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं कश्मीर है और कश्मीर के बाउंड्री पे कहीं पे आता है। इतना ही नहीं, एक और रेंज है जिसे कहा जाता है धौलाधार रेंज, जो कि कांगड़ा में आता है, राइट। इनफैक्ट हम देखेंगे कि जो हिमाचल, नाम से भी पता चल रहा होगा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, ये वाला जो एरिया है यहीं पे हम देखते हैं कि ये माउंटेन रेंजेस होते हैं। तो हिमाद्री तो खैर बहुत ऊपर हो गया, बिल्कुल कश्मीर के वो टॉप वाले जगह पे। उसके नीचे हिमाचल जो है ये लगभग हिमाचल प्रदेश, जैसे कुल्लू मनाली की जो वैलीज होती हैं वो सब हिमाचल का पार्ट है या फिर लेसर हिमालयाज का पार्ट है। उसी तरह कांगड़ा वैली जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में आता है, ये भी लेसर हिमालयाज का पार्ट है। इनफैक्ट हिमाचल नाम से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की मोस्ट ऑफ द वैलीज जो है वो इसके अंदर आता है, जैसे मैंने बताया कुल्लू मनाली आपने सुना होगा या हो सकता है आप गए भी होंगे, राइट। कुल्लू मनाली या फिर कश्मीर वैली या फिर कांगड़ा वैली, ये सारे फॉल करते हैं हिमाचल के अंडर, ठीक है। इसके बाद कुछ लगभग ये जो धौलाधार रेंज है वो लगभग यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं महाभारत रेंज की, महाभारत रेंज एक्चुअली इंडिया के अंदर लाई ही नहीं करता है, ये पूरी तरह से नेपाल में लाई करता है। तो ये यहाँ पर लाई करता है, तो यहाँ पर लाई करता है महाभारत रेंज। और ये जो जगह हम देख रहे हैं ये एक्चुअली इंडिया के अंदर है ही नहीं, ये पूरा का पूरा नेपाल है, राइट। तो महाभारत रेंज कंप्लीटली नेपाल में लाई करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं हिमाचल यानी कि लेसर हिमालयाज के। इसके बाद जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट रेंज या फिर हाइट के हिसाब से देखें तो सबसे लोअर मोस्ट रेंज जो है वो है शिवालिक्स। तो इसे आउटर मोस्ट रेंज भी कहा जाता है क्योंकि इधर नीचे की तरफ से देखें तो ये सबसे बाहर है। यहाँ पे खास बात यह है कि जिस तरह से हिमाद्री या हिमाचल में यानी कि ग्रेट हिमालयाज या लेसर हिमालयाज में जो माउंटेन्स होते हैं वो मोस्टली स्नो कवर्ड होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। अगर आप कभी कुल्लू मनाली या कश्मीर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ की जो पहाड़ें होती हैं वो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी होती हैं, सफ़ेद पहाड़ होते हैं। लेकिन शिवालिक्स का जो एरिया होता है यहाँ पर जो वैलीज़ होती हैं ये बर्फ़ से ढकी हुई नहीं होती है, बल्कि यहाँ की वैलीज़ जो है वो ग्रेवल और सॉइल से ढकी हुई होती हैं। इनफैक्ट अगर कभी आप साउथ इंडिया के साइड में हिल स्टेशंस गए हैं तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की पहाड़ें दिखते हैं, राइट। तो उसी तरह का कुछ सीनरी यहाँ पर भी होता है शिवालिक्स में, क्योंकि एक तो इनका हाइट उतना ऊंचा नहीं है जितना ग्रेट हिमालयाज का या लेसर हिमालयाज का है, तो इस वजह से यहाँ पे बर्फ़ इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये शिवालिक्स में जो ये एलुवियल मतलब कि जो ये सॉइल पाया जाता है ये आता कहाँ से है? ये बेसिकली वही रिवर्स लेके आती हैं जो अपर हिमालयाज से निकलती हैं। अभी हमने बताया था, राइट, कि जो हिमाद्री वाला एरिया है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो ये जो अपर हिमालय से नदियाँ निकलती हैं यही अपने साथ अपने सेडिमेंट्स लेके आती हैं और उसी से ये एलुवियल सॉइल आता है जो शिवालिक्स की वैलीज़ में मिलता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको कि जितनी भी वैलीज़ लाई करती है, क्योंकि ये जो पूरा माउंटेनियस एरियाज़ है यहाँ वैली ही वैली है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, तो जितने भी वैली लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में लाई करती हैं, यानी कि
जो शिवालिक्स है वो तो लगभग यहाँ पर है, जो लेसर हिमालयाज हैं वो कहीं लगभग यहाँ पर है। तो इनके बीच में जो वैलीज लाई करती हैं उन्हें हम कहते हैं दून्स। क्या ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? कहीं सुना है, कभी सुना है? ऐसे दून तो शायद ना सुना हो, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगी देहरादून तो आप कहोगे ये तो मैंने सुना है। तो देहरादून कहाँ लाई करता है? देहरादून आता है उत्तराखंड में, राइट। तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे दून्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पोजीशनिंग है वो कहाँ पे है? लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो हमारे कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं? जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस तरह के जो सारे स्टेट्स हैं ये कवर होते हैं। इसके अलावा इंडिया के बाहर नेपाल में पाया जाता है ये काफ़ी मेजरली, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि जो शिवालिक्स हैं जो सबसे नीचे हैं वो ज़्यादातर पाया जाता है उत्तराखंड के साइड में। और वहीं अगर हम बात करें हिमाचल की, यानी कि लेसर हिमालयाज, वो ज़्यादा पाया जाता है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और अगर हम बात करें हिमाद्री की तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल टॉप पे है, तो कश्मीर, या फिर अगर हम थोड़े और ऊपर चले जाएं लेह लद्दाख जहाँ पे है वहाँ पर हमारा पाया जाता है हिमाद्री। तो अभी तक हमने देखा कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आते हैं तो हिमालयन माउंटेन्स के कौन से रेंजेस होते हैं। अब देखते हैं जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इन्हें हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स जो है वेस्ट में किधर कहाँ तक है? एक्सट्रीम कश्मीर। और अगर ईस्ट में चले जाएं तो एक्सट्रीम कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो ये जो माउंटेन्स हैं हिमालयंस, इसको बीच बीच में डिवाइड करती रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बड़े अलग अलग कलर्स डाल रखे हैं। पहले पिंक है, फिर येलो है, फिर पर्पल है, फिर ऑरेंज है। तो ऐसा मैंने क्यों किया है? इसी डिवीजन को बताने के लिए। तो अगर हम पहले डिवीजन को देखें जो कि पिंक कलर में है, इस पर्टिकुलर रीजन के हिमालय को, इतने से जो रीजन है इसको, इस रीजन के हिमालयाज़ को जनरली कहा जाता है पंजाब हिमालयाज़, या फिर कश्मीर हिमालयाज़, या फिर हिमाचल हिमालयाज़। क्योंकि अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये कश्मीर में फॉल करता है, थोड़ा बहुत पंजाब में भी फॉल करता है, थोड़ा बहुत हिमाचल में भी फॉल करता है। तो इसे कहा जाता है पंजाब हिमालयाज़ या फिर कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज़। तो अब आप पूछोगे कि इसे ऐसा नाम क्यों मिला? ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये इन स्टेट्स को कवर करता है, वो तो ठीक है, बट हम एग्जैक्टली इसको यहीं पे सेग्रीगेट कैसे कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, नदियाँ इन्हें सेग्रीगेट कर रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हिमालयाज़ का, ये लाई करता है इंडस और सतलज के बीच में। तो ये जो पोर्शन है ये कौन से दो रिवर्स के बीच में लाई करता है? इंडस एंड सतलज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं येलो वाले रीजन में। येलो वाले रीजन का जो हिमालयाज़ है, अब मैं इनके नाम ऐसे ही लिखती जाऊंगी, ठीक है। तो येलो वाले रीजन में जो हिमालयाज़ फॉल कर रहा है इसे कहा जाता है कुमायून हिमालयाज़, ठीक है। और ये हिमालयाज़ कौन से रिवर के बीच में लाई करता है? ऑब्वियसली इस तरफ तो सतलज होगा, राइट, क्योंकि पिंक वाले का बाउंड्री सतलज बना रहा है, तो ऑब्वियसली येलो वाले का स्टार्टिंग बाउंड्री भी सतलज ही बनाएगा। और दूसरी तरफ कौन सा रिवर है? दूसरी तरफ है काली, यहाँ पे है काली रिवर, ठीक है। तो कुमायून हिमालय का जो पार्ट है वो सतलज और काली के बीच में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद जो पर्पल वाला रीजन है ये कौन सी जगह है? ये नेपाल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये इंडिया का पार्ट है ही नहीं, तो इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालयाज़। तो ये पर्पल वाला पार्ट हो गया नेपाल हिमालयाज़, ठीक है। और इसे ये कौन कौन से रिवर्स के बीच में लाई करेगा? ऑब्वियसली इसके इस तरफ स्टार्टिंग पॉइंट में तो काली रिवर है और दूसरे तरफ है तिस्ता। तो इधर है काली और इधर है तिस्ता, और बीच में ये हिमालय कौन सी जगह पे है? नेपाल में, इसीलिए इसे कहा जाता है नेपाल हिमालयाज़। उसके बाद ये जगह कौन सी जगह है? यहाँ पर लाई करता है आसाम, और इसीलिए इसे कहा जाता है आसाम हिमालयाज़,
और आसाम हिमालयाज कौन कौन से नदियों के बीच में है? इस तरफ तो तिस्ता है और दूसरी तरफ है दिहांग। तो तिस्ता और दिहांग के बीच में लाई करता है आसाम हिमालयाज। और फाइनली जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में चले जाएंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि इनफैक्ट इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है यहाँ पर, ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाता ही हिमालय है। तो इस ईस्टर्न बाउंड्री वाले हिमालय को हम कहते हैं पूर्वांचल। पूर्व मतलब ईस्ट, तो ईस्ट बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में जो है उसे हम कहते हैं पूर्वांचल। और यहाँ पे कौन सी नदी इसे डिमार्केट करती है? यहाँ पे बहती है ब्रह्मपुत्र। तो हम देखते हैं कि जो पूर्वांचल वाला पार्ट है वहाँ पे जो हिमालय माउंटेन्स हैं ये शार्पली बेंड करते हैं साउथवर्ड्स, फॉर्मिंग द ईस्टर्न बाउंड्री। यहाँ पे एक शार्प बेंड हम नोटिस करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं उसको अगर हम वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक देखें तो बेस्ड ऑन ये कौन कौन से स्टेट्स या कौन कौन सी जगहों को कवर करता है, इसके अलग अलग लोकल नेम्स हैं, जैसे कि पंजाब हिमालयाज या फिर कश्मीर हिमालयाज या कुमायून हिमालयाज या नेपाल हिमालयाज, आसाम हिमालयाज या पूर्वांचल, राइट। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से अलग अलग नदियाँ जो हैं इसे अलग अलग रीजन के लिए डिमार्केट करती चली जाती हैं। एक पहाड़ के ठीक नीचे अगर एक बड़ा सा गड्ढा हो तो वो पहाड़ से जितनी भी नदियाँ निकलती होंगी वो क्या करेंगी? वो अपने साथ जितना भी मिट्टी बालू वगैरह लाती हैं वो सब कुछ लाके उस गड्ढे में जमा करती जाएंगी। कुछ ऐसी ही कहानी है नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हिमालयाज के ठीक नीचे वाली जगह है जहाँ पर हिमालय से आने वाली सभी रिवर्स अपने सारे डिपॉजिट्स ला ला के वहाँ जमा करती आई हैं। एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ जमा होते गए और इसी से बना हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। बट इतने सारे लोग यहाँ क्यों रहते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि नॉर्दर्न प्लेन्स एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। यहाँ पे बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है। क्यों? बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये जो डिपॉजिट्स से नॉर्दर्न प्लेन बना है, ये डिपॉजिट्स इसे बहुत फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत अच्छी उपज होती है। दूसरा रीज़न है एडिक्वेट वाटर। पानी की तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पे, हिमालय के फुटहिल्स पे है भाई, तो यहाँ पानी भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा रीज़न है फेवरेबल क्लाइमेट। तो ये जो प्लेन का जो लोकेशन है, ये लोकेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर टेम्परेचर और जो ओवरऑल क्लाइमेट है, टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह, ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन 3 कारणों की वजह से ये एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव है। और चूंकि एग्रीकल्चरली इतना प्रोडक्टिव है तो काफ़ी सारे लोग भी यहाँ आकर बसने लग गए और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी हो गया। नॉर्दर्न प्लेन्स को बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन, मतलब ये कौन से एरियाज़ को कवर कर रहा है, इसके बेसिस पे हम इसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट हम इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं: पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। या फिर हम इन्हें कह सकते हैं वेस्टर्न प्लेन, जो बिल्कुल वेस्टर्न एंड पे है वो हो गया वेस्टर्न प्लेन। उसके बाद हो गया सेंट्रल प्लेन, जो बीच में है वो हो गया सेंट्रल प्लेन। और जो ईस्टर्न साइड में है वो हो गया ईस्टर्न प्लेन। तो इस तरीके से हम इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अब वेस्टर्न प्लेन को हम कहते हैं पंजाब प्लेन भी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हम मैप में देखें तो ये वाले जगह में कौन से स्टेट्स आते हैं? पंजाब हरियाणा के स्टेट्स आते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है पंजाब प्लेन्स, राइट। अब ये वाला, जैसे कि मैंने बताया, नॉर्दर्न प्लेन्स किसने बनाया है? इसे रिवर्स ने बनाया है। जो भी रिवर्स हिमालय से आ रही थी वो अपने डिपॉजिट साथ में लेके आ रही थी और उन डिपॉजिट्स को इकट्ठा करते 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 काफ़ी सालों के बाद उसने ये फर्टाइल प्लेन बनाया है, राइट। तो हमें क्यूरियोसिटी है कि किस प्लेन को कौन से रिवर ने बनाया है, राइट। तो अगर हम पंजाब प्लेन की बात करें तो इसे बनाया है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और इंडस से निकलने वाली और भी छोटी छोटी नदियों ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं गंगा प्लेन। नाम से ही पता चलता है गंगा प्लेन मतलब
गंगा ने बनाया है। गंगा, यमुना और इनकी ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर के बनाया है गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन की अगर बात करें तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि पहले केस में प्लेन का नाम जगह के ऊपर था, पंजाब प्लेन। दूसरे केस में एक रिवर के ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा प्लेन जो है ये काफ़ी सारे स्टेट्स को कवर करती है, तो हम किसी एक स्टेट के ऊपर इसका नाम दे नहीं सकते हैं। तो अगर हम देखें, गंगा प्लेन जो है ये कवर करती है दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ हद तक झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट्स को ये लगभग कवर करती है। और उसके बाद आ जाता है ईस्टर्न प्लेन यहाँ पर, और ये जो है ये फिर से हमने नदी के ऊपर नाम रखा हुआ है, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि ये भी जो है मल्टीपल स्टेट्स को कवर करती है, राइट। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के 3 सेक्शंस। अब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स को फर्दर हम बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, यानी कि इसके लैंड के जो फीचर्स हैं उनके वेरिएशंस के बेसिस पे इसे हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो सबसे ऊपर आएगा भाबर। इनके नाम थोड़े अजीब हैं बट ऐसे ही हैं, भाबर, तेरई, भंगार और खादर। तो भाबर जो है ये स्लोपी एरिया है जो कि शिवालिक्स के पैरेलल है। तो हमने देखा था कि हिमालय का आउटर मोस्ट रेंज था शिवालिक्स, जो कुछ इस तरह से लाई करता था। तो इसके पैरेलल जो स्लोप्स होते हैं जहाँ पर नदियाँ अपने पेबल्स जमा करती हैं, यानी कि अपने पत्थर वगैरह जहाँ जमा करती हैं, वो स्लोप है भाबर। ये एक पतली सी पट्टी है, आप समझ लो, जो शिवालिक्स के पैरेलल रन करता है, वो है भाबर। और भाबर वाले रीजन में हमें स्ट्रीम्स नहीं दिखती हैं। स्ट्रीम्स मतलब जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं, पानी की जो धाराएं होती हैं, वो हमें भाबर रीजन में नहीं दिखती हैं। भाबर के बाद आता है तेरई। तेरई जो होता है ये होता है वेट, स्वम्पी, मार्शी रीजन। इनफैक्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक से ही आपको पता चल रहा होगा, ये वेट है, काफ़ी पानी होता है यहाँ पे, मडी होता है। इस वजह से एक टाइम था जब यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट्स हुआ करते थे, बट ऐसा पहले हुआ करता था। बट इन फॉरेस्ट्स के साथ क्या हुआ, कुछ सालों पहले जब बहुत सारे पाकिस्तानी माइग्रेंट्स यहाँ पर आ पहुँचे, तो उस समय उनके रहने के लिए और फर्दर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए उन डेंस फॉरेस्ट्स को क्लियर कर दिया गया। बट अदरवाइज इस वाले एरिया में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट्स हुआ करते थे। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है साउथ ऑफ भाबर, मतलब भाबर ऊपर की तरफ है, उससे थोड़े नीचे की तरफ क्या है? तेरई। तो मतलब कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि अगर भाबर इस तरह से है शिवालिक रेंज के पैरेलल, तो उसके नीचे है तेरई, ठीक है। और ये दोनों ही जो है नैरो बेल्ट की तरह है, मतलब बहुत वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड नहीं है, पतली पतली पट्टियों की तरह है ये दोनों ही रीजन। तेरई रीजन में स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, यहाँ पर जो है धाराएं और नदियाँ हमें दोबारा से दिखने लगती हैं। तेरई के नीचे आता है भांगर। भांगर जो है एक टेरेस लाइक प्लेन होता है, जैसे हम छत देखते हैं ना, इसे खुला मैदान जैसा जगह, वो होता है भांगर। इनफैक्ट जब भी हम नॉर्दर्न प्लेन को इमेजिन करते हैं, हम कुछ ऐसा ही इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि एक खुला सा मैदान है, खेत है जहाँ पर खेती हो रही है। तो वो जो चीज़ है वो बेसिकली भांगर वाले एरिया में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भांगर जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, क्योंकि इससे पहले जो दोनों पार्ट के बारे में हमने पढ़ा, चाहे वो भाबर हो चाहे तेरई हो, वो दोनों ही नैरो बेल्ट्स की तरह है, पतले पतले बेल्ट्स की तरह है। तो भांगर ही एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल टेरेस की तरह बड़ा सारा खुला एरिया है, और ये बना होता है ओल्डर एल्यूवियम से। एल्यूवियल सॉइल जो कि बहुत फर्टाइल होता है, बट उसी का ओल्ड डिपॉजिट्स, मतलब जो बहुत पहले नदियों ने डिपॉजिट कर रखा है वो ओल्ड डिपॉजिट। तो इसीलिए ये जो डिपॉजिट्स है इस तरह के सॉइल में ज़्यादा हमें मिलता है कंकर, तो इसलिए इसकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सके, ठीक है। बट इसके बाद जो रीजन आता है वो है खादर, और खादर में होता है न्यूअर डिपॉजिट्स ऑफ एल्यूवियम, और ये वही एल्यूवियम है जिसकी फर्टिलिटी बिल्कुल बेस्ट होती है और एग्रीकल्चर के लिए भी ये बेस्ट होता है। न्यूअर डिपॉजिट क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिट होते रहते हैं और फिर ये एग्रीकल्चर में यूज़ होते रहते हैं, एंड दे गेट रिन्यूड एवरी ईयर, एंड दैट्स वाई इट इज़ न्यूअर डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियम, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको भी
फ्रॉम अप नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ हम ये 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, भाबर, तेरई, भंगार और खदर। अब हम बात करेंगे प्लेटो की। प्लेटो क्या होता है? खैर यहाँ पर हिमालय के तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो देखने को नहीं मिलते हैं, बट ये प्लेन्स की तरह समतल भूमि भी नहीं होती है, तो ये दोनों के बीच का होता है, बिल्कुल प्लेन भी नहीं है और बहुत ऊंचे पहाड़ भी नहीं है। तो यहाँ पे जनरली हमें राउंडेड हिल्स, यानी कि उतने स्टीप स्लोप वाले हिल्स नहीं, थोड़े छोटे वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया की बात करें तो प्लेटो रीजन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। सवाल ये उठता है कि प्लेटो के अंदर जो 2 रीजन्स हैं, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, इन्हें डिवाइड करता कौन है? तो बेसिकली इन्हें डिवाइड करती है नर्मदा नदी। जी हाँ, तो नर्मदा नदी जो लगभग कुछ इस तरीके से बहती है, ये इसे 2 हिस्सों में बांट देती है। जो नर्मदा के ऊपर है, नॉर्थ ऑफ नर्मदा जो भी है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो। तो पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो भी नर्मदा नदी मैंने बनाई है, ये मैंने एक रफली बनाया है, राइट? दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ नर्मदा फ्लोज। तो आप प्लीज़ ये मत कहना कि ये यहाँ से गई है, इस स्टेट से होके गई है, उस स्टेट से होके गई है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ रफ आइडिया, ताकि आपको पता लगे कि किस बेसिस पे क्या डिवीजन हुआ है। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, यू कैन ऑलवेज रेफर अ मैप, तो उससे आपको एग्जैक्ट लोकेशंस पता चलती हैं, राइट? तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो अब पहले बात करते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड्स की। तो अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो रीजन है, ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा वाइड है, ये ज़्यादा वाइड है वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ कम वाइड है। तो इसकी विड्थ जो है, जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, ये इसकी विड्थ घटती रहती है, ठीक है? कौन से रिवर्स पाए जाते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स वाले रीजन में? तो कुछ रिवर्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो है चंबल, सिंध, बेटवा, केन। ये कुछ रिवर्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो में पाए जाते हैं। इनफैक्ट सेंट्रल हाईलैंड जो है ये मेजरली कवर करता है मध्य प्रदेश, और थोड़े बहुत दूसरे स्टेट्स भी कवर करता है। तो इसका जो ईस्टर्न मोस्ट एंड है, यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर कहीं पे लाई करता है छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो। अगर कभी आप झारखंड की तरफ गए हैं तो आपने ये स्टेशन क्रॉस किया होगा, छोटा नागपुर, राइट? तो छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है? तो ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स। अब देखते हैं डेक्कन प्लेटो। जैसा कि मैंने बताया कि नर्मदा नदी के साउथ में जो प्लेटो का पार्ट आता है उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो का एक छोटा सा एक्सटेंशन पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर। ये भी इस डेक्कन प्लेटो का ही एक छोटा सा एक्सटेंशन है, और ये जो एक्सटेंशन है इसके अंदर 3 मेजर हिल्स पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं गारो, खासी और जैंटिया, ठीक है? ये भी डेक्कन प्लेटो का ही एक एक्सटेंशन है। तो ये है हमारा डेक्कन प्लेटो। अब जब हम डेक्कन प्लेटो के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, और वो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा डेक्कन प्लेटो है, ये एक लगभग एक ट्रायंगल के शेप में है, लगभग कुछ यूं इस टाइप के शेप में है, राइट? एक ट्रायंगल के जैसा। तो इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री है और जो ईस्टर्न बाउंड्री है, वहाँ पे है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट रिस्पेक्टिवली। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, ये डेक्कन प्लेटो का एज है, मतलब दोनों साइड से इसकी बाउंड्री है जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करता है, ठीक है? तो देखते हैं दोनों के बारे में। तो वेस्टर्न घाट जो है, दोनों सिमिलर तो नहीं है, कुछ फ़र्क भी है दोनों में। जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हायर होते हैं, ये ज़्यादा ऊंचाई इनकी ज़्यादा होती है, और ये कंटिन्यूअस होता है इस तरीके से। ये जो वेस्टर्न घाट है ये एक लगातार कंटिन्यूअस में ये घाट पाया जाता है, ठीक है? और वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे ये थोड़े दूर घाट है, फिर बीच में ब्रेक है, फिर बीच में ब्रेक है,
फिर थोड़ा सा घाट है, फिर ब्रेक है। तो ये बीच बीच में डिसकंटिन्यूटी है। और ये डिसकंटिन्यूटी क्यों है? क्योंकि बीच बीच में नदियाँ जो हैं इसको डाइसेक्ट करती रहती हैं, तो इसीलिए ये एक लगातार कंटिन्यूअस नहीं है। तो वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचाई पे है, ईस्टर्न घाट थोड़े नीचे है। इनफैक्ट अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी, डोडा बेट्टा, ये इनके हाईएस्ट पीक्स हैं। उसी तरह अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। अब हम बात करते हैं हिल स्टेशंस की। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम नॉर्थ की तरफ हिल स्टेशंस जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली, कश्मीर वगैरह, तो वहाँ की जो ब्यूटी होती है काफ़ी डिफरेंट होती है। वहाँ पे जनरली विंटर्स के समय जाएंगे तो पहाड़ें जो हैं वो बर्फ़ से ढकी होती हैं, तो अलग सा ब्यूटी होता है। वहीं अगर आप साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हिल स्टेशंस जाते हैं, जैसे कि ऊटी, कोडईकनाल, तो वहाँ पे आपको कभी भी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हिल स्टेशन हैं ये एक्चुअली माउंटेनियस एरियाज़ में लाई ही नहीं करते हैं, ये सारे लाई करते हैं घाट वाले एरिया पे। तो इसीलिए अगर आप मैप में जाकर देखें कि ऊटी कहाँ लाई करता है या कोडईकनाल कहाँ लाई करता है, तो ये सारे तमिलनाडु स्टेट के अंदर लाई करते हैं, राइट। और जो कि इन घाट रीजन्स के आसपास बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हमें हिल्स या छोटे हिल्स तो देखने को मिलते हैं, बट दे आर नॉट दोज हाई माउंटेन्स एंड देयरफॉर दे आर नॉट स्नो कवर्ड। यहाँ पे ये ग्रीनरी दिखती है, हमें ग्रीन माउंटेन्स दिखते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स, इनफैक्ट वैलीज दिखते हैं, राइट। तो ये फ़र्क है कि ऊपर हम जो देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी हिल स्टेशन है मतलब वो माउंटेन्स पे लाई करता है, right? It could be a hill station, but maybe it is lying in the plateau region. It's lying in the Ghat region. इनफैक्ट अगर आप कभी चूँकि मैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहती हूँ, तो आई हैव ट्रैवल्ड अलॉन्ग अक्रॉस दीज प्लेसेस। तो कई बार अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली फील हाउ दैट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन द घाट रीजन। जब आप घाट वाला एरिया क्रॉस करते हो तो इट्स लाइक जो आपकी व्हीकल है वो यूँ गोल गोल घूम के ऐसे पहाड़ों पे चढ़ती रहती हैं, राइट। एंड दैट्स योर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। डेजर्ट्स यानी कि मरुभूमि। डेजर्ट की जब भी बात करें तो दिमाग में क्या आता है? कैमल्स। जी हाँ, कैमल्स पाए जाते हैं डेजर्ट्स में। इसके अलावा कैक्टस, बिल्कुल कैक्टस भी पाए जाते हैं डेजर्ट्स में। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है सैंड, बालू। डेजर्ट मतलब बालू, हर तरफ बालू ही बालू। और कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जो हमारे दिमाग में तुरंत आता है डेजर्ट के नाम पे? बिल्कुल, राजस्थान। तो राजस्थान में अगर आप कभी, इनफैक्ट कुछ ही सालों पहले मैं खुद गई थी जैसलमेर, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आपको बड़े बड़े सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ लाइक छोटा सा एक सैंड का माउंटेन, आप ऐसा समझ सकते हो उसको। इनफैक्ट यू गेट टू सी दीज सैंड ड्यून्स, मतलब जो थोड़े बड़े साइज़ के सैंड ड्यून्स होते हैं, जिसे कहा जाता है बारकन ड्यून्स, या फिर बहुत लोग उसको बारखॉन ड्यून्स भी कहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है जैसलमेर के साइड, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो डेजर्ट वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरली इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। इनफैक्ट रेनफॉल इज़ लेस दैन 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो इतने कम बारिश में तो पानी एडिक्वेटली अवेलेबल ही नहीं होता है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इतना ही नहीं, क्लाइमेट पे यहाँ का थोड़ा ड्राई होता है, लो वेजिटेशन। हालांकि राजस्थान के भी कुछ कुछ एरियाज़ में हम काफ़ी सारी चीज़ों की उपज करते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं उगता है, बट वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक व्हीट और राइस, जो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, उनकी खेती नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर उगाए जाते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, इस तरह की चीज़ें जो कम पानी में भी उग जाए, ऐसी चीज़ों का उपज किया जाता है। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट यानी कि समुंदर के किनारे कौन सी जगहें आती हैं इंडिया में? तो इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो वेस्ट और ईस्ट दोनों ही तरफ एक पतली सी पट्टी है जो समुंदर के किनारे आती है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं। इनफैक्ट अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट की बात करें तो वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी। तो इन दोनों के आसपास ये जितने भी स्टेट्स आते हैं, ये सारे फॉल करते हैं कोस्टल एरियाज़ में। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, जो कि इस तरफ है,
तो वेस्टर्न कोस्ट लाई करता है वेस्टर्न घाट जो कि यहाँ पर है और अरेबियन सी के बीच में, राइट। तो ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही आसान है अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत मैप का आइडिया रहे तो इट बिकम्स वेरी इजी। इवन इफ लोकेशन आपको एग्जैक्टली ना पता हो बट रफली भी पता हो तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो अगर मैं पूछूं कि वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सी जगहें कवर होती हैं तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट का अगर हम नॉर्दर्न पार्ट देखें, मतलब ऊपर वाला पार्ट देखें, तो वहाँ पे क्या आएगा, नॉर्दर्न स्ट्रेच में आएगा मुंबई, गोवा। उसके बाद अगर हम इसका सेंट्रल पार्ट देखें, बीच वाला पार्ट देखें, तो उसमें आ जाएगा कन्नड़ प्लेन जहाँ पे कर्नाटका का स्टेट कवर होगा। और अगर हम इसका सदर्न वाला स्ट्रेच देखें, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट देखें, तो वहाँ पे आ जाएगा मालाबार कोस्ट यानी कि केरला, ठीक है। अब जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ईस्टर्न कोस्ट लाई करता है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में, राइट। तो ईस्टर्न कोस्ट में अगर हम सदर्न पार्ट को देखें, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को देखें, तो यहाँ पे आता है तमिलनाडु का स्टेट और इस वाले कोस्ट को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद अगर इसका नॉर्दर्न वाला पार्ट देखें या ईस्टर्न वाला पार्ट देखें, जो भी कह लें, तो यहाँ पे कौन से वाले स्टेट्स आते हैं, इस तरफ आते हैं उड़ीसा और इधर वाले पार्ट में आते हैं पौंडीचेरी, तमिलनाडु, राइट। तो इधर तो अगर आप वेस्ट बंगाल या बिहार या झारखंड के एरिया में रहते हो तो आप कभी ना कभी उड़ीसा ज़रूर गए होंगे, पुरी की बीच पे आप ज़रूर गए होंगे। तो पुरी का जो ये बीच है ये कहाँ पड़ता है, ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ ही लाई करता है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से जगहों को कवर करता है, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है। आइलैंड यानी कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो इंडिया में ऐसे 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप एक छोटा सा आइलैंड है जो केरला के मालाबार कोस्ट के पास है। साइज वाइज तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी के फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। फ्लोरा होता है प्लांट्स, फौना एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो ये काफ़ी बड़ा है साइज में, इनफैक्ट ये काफ़ी फैला हुआ भी है। इसका एक एडवांटेज और है कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, एज इन अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन को देखें मैप में तो ये इक्वेटर के काफ़ी पास है, जिसकी वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में थिक फॉरेस्ट कवर है, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं, फॉरेस्ट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और नीडलेस टू से कि यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप ये दोनों ही टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन होता है। हालांकि मैं तो कभी गई नहीं, बट मेरा मन बहुत है जाने का। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो ऑन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यूजफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।